करेंगे, जो कि टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक है, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टॉपिक है वो आपके पीजी का टॉपिक है आपके सिलेबस में, और ये पीजी का टॉपिक है टेक्निक्स के अंदर। टेक्निक्स के अंदर ये टॉपिक है, और इस टॉप बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और इजी सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ कि ये जो टर्म है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका मतलब क्या है? तो आप इसे ध्यान से समझो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, और फोरेसिस का मतलब होता है सेपरेशन, मतलब चीजों को अलग करना। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा मिला के कि करंट के इन्फ्लुएंस में या विद्युत धारा के प्रभाव में अगर हम मॉलिक्यूल को सेपरेट कर रहे हैं, तो ये जो टेक्निक है वो कहलाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोरेसिस का मतलब क्या है? चीजों को अलग करना। चीजों इन द सेंस डीएनए, प्रोटीन, इन सब लार्ज मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को अलग करना। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अब किसी भी मॉलिक्यूल को हम ऐसे तो अलग नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा। सीधा तो मैं डीएनए के इलेक्ट्रोड्स लगा के, चार्ज लगा के उसके फ्रेगमेंट्स नहीं अलग कर सकती, तो मुझे कोई मैट्रिक्स चाहिए होगी जिसके अंदर हम ये काम करेंगे। जो मैट्रिक्स हम यहाँ पे यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एगारोस। एगारोस क्या है? तो हम बात करेंगे, एगारोस एक तरीके का नेचुरल लीनियर पॉलीमर है, जिसे हम सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे हम प्राप्त करते हैं। ये सीवीड बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ब्राउन एल्गी को हम सीवीड कहते हैं, वहां से हम इसको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पर जो एगारोस है वो बनता है उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि ये क्या होता है, तो इसे आप ध्यान से देखो कि जो एगारोस है, एगारोस पाउडर फॉर्म में हमें मिलता है, और इस एगारोस को हम पर्टिकुलर बफर या जो सॉल्यूशन हमें जो सॉल्वेंट हमें चाहिए उसमें हम मिक्स करके जब हम इसे बॉईल करते हैं, तो 50 टू जब बॉईल करते हैं तो ये हो जाता है लिक्विफाइड, ये लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है बिल्कुल। और इस लिक्विड को जब हम इस जेल टैंक के अंदर क्या करते हैं? पोर करते हैं, और इसे कुछ मिनटों तक रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, तो ये जेल जैसा हो जाता है, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर में बदल जाता है। और ये जो जेल जैसे स्ट्रक्चर, जैसे मिक्स जस्ट जेली, कुछ ऐसी चॉकलेट आपने देखी, कुछ ऐसा जेल वो बन जाता है। और जेल के बीच में क्या होता है? उन मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा गैप रह जाता है, जिसे हम बोलते हैं पोर। इन पोर से होता हुआ वो जो आपका डीएनए है वो क्या करता है? आगे मूव कर जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये अपना काम करता है। तो एगारोस क्या है? एक पॉलीमर है जिसे हम सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जेल मैट्रिक्स के अंदर बदल जाता है। एगारोस को सबसे ज्यादा हम लार्ज साइज न्यूक्लिक एसिड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। क्या मैडम एक एगारोस ही जेल होती है और कोई जेल नहीं होती? तो और भी बहुत सारी जेल होती है। वो कौन सी जेल होती है आगे हम इसको देखेंगे। तो देखो आप, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो दो तरीके की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड है। पहला जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड है वो है एगारोस, जो कि मैंने बात की। क्योंकि एगारोस की जो पोर साइज है वो थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए ये लार्ज मॉलिक्यूल जैसे डीएनए है इसको सेपरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। वहीं दूसरी अगर मैं बात करूं पेज की, पॉली एक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो इसमें जो पोर साइज होते हैं वो छोटे होते हैं। तो जो छोटे मॉलिक्यूल है वो ही वहां से पास आउट हो सकते हैं। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए हम पेज का यूज करते हैं, और ये जो टेक्निक होती है वो एसडीएस पेज कहलाती है, जो कि आपके आरपीएससी के सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ हम सिर्फ एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करेंगे, लेकिन आपको पेज की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, बहुत से एग्जाम में इसको पूछा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से अपना काम करता है। तो सबसे पहले ये आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये इमेज इसके apparatus, ये इसका apparatus है। कैसे काम करता है वो हम इसके अंदर देखते हैं। देखो, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये बर्तन सा आपको जो एक दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं जेल टैंक। बोलते हैं इसे जेल, जेल की गलत हो गई वो देख लेना। इस जेल टैंक में अगर मैं यहाँ पर बनाना हूँ, तो इस जेल टैंक को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम कोई बर्फ, जैसे हमें बर्फ जमानी है, तो हम क्या करते हैं? कोई भी हम बर्तन लेते हैं और उसके अंदर पानी को पोर कर देते हैं। कुछ ऐसा ही आप इसके
बोल सकते हो, या फिर आप कोई भी वो बैटर यहाँ पे डाल दो और वो वहाँ पे थोड़ी देर बाद में क्या हो जाता है, आप उसको स्टीम करके वो तैयार हो जाता है। ऐसा हम सकते हैं। तो इस apparatus में यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बोलते हैं कॉम्ब या कॉम्ब, ठीक है? इसकी इस वाली साइड पे इलेक्ट्रोड जो लगा होता है वो होता है कैथोड, और इधर वाली साइड पे होता है एनोड। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों को हम किससे हैं, बैटरी से हम इसको ऐड कर देते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पावर सप्लाई हम इसमें कर देते हैं। अब आप इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने कहा कि ये वाली चीज़ है, अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिए, ऐसे पोर्स लगा दिए, यहाँ पर ऐसा फॉर्म लगा दिया। तो जब मैं कोई चीज़ इसमें लिक्विड डाल रही हूँ, तब स्टार्टिंग में वो लिक्विड रहेगी, तो ये वाली जगह क्या है, खाली रह रखी है। जैसे मैंने क्या है, यहाँ पर अपनी उँगली रख दी, ठीक है? यहाँ पर मैंने उँगली से गड्ढा सा बना दिया और मैंने उसके अंदर कोई भी गर्म चीज़ डाल, जल जाएगी, लेकिन मैं समझाने के हिसाब से समझा रही हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद में जब वो जेल जैसा होगा, सॉलिडिफाइड होगा, जम जाएगा, अपनी बाहर निकालूँगी तो यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा। वो गड्ढा हो जाता है, उस गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, वेल। देखो हम क्या बोलते हैं, वेल। और हम अपना जो सैंपल लोड करते हैं, वो सैंपल हम इन वेल्स के अंदर क्या करते हैं, लोड करने का काम करते हैं। तो सिंपली हम इस तरीके से इसको देखते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम में ये देखो, ये लिख रहा है, इसमें मैं नाम दे दूं ए बी सी डी, ये क्या है, वेल। और वेल कौन सी साइड में होते हैं आपके, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ। और सैंपल भी हमेशा कहाँ पर लोड करना है आपको, कैथोड। सैंपल इन द सेंस आपको डीएनए के फ्रेगमेंट्स यहाँ पे डाल, ठीक है? और क्योंकि डीएनए पे क्या होता है, फास्फोरस, हमने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी है, उसमें H3PO4 होता है, फास्फोरस। और फास्फोरस की वजह से डीएनए कैसा चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा कौन सी साइड में जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हमेशा कैसे होगा आपके, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं स्लाइड की बात करूं, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो प्रिंसिपल सा सीधा सा आपको ध्यान रखना है, ये मेरा जेल टैंक है, ठीक है? ये मेरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मैंने इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। यहाँ मेरे क्या बने हुए हैं, वेल बने हुए हैं। तो जब भी मैं यहाँ पे सैंपल लोड करूंगी, बफर वगैरह डाल के, जब मैं इसको पावर सप्लाई ऑन करूंगी, तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रोड्स की वजह से क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट होगा। और जो डीएनए फ्रेगमेंट है, वो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है? किसके इन्फ्लुएंस में, करंट के इन्फ्लुएंस में। और मूव कैसे करेंगे, जो फ्रेगमेंट जितना छोटा होगा वो आगे जाएगा, और जो जितना बड़ा होगा वो क्या होगा, पीछे ही रह जाएगा। सीधी सी बात है भाई। यहाँ पर माइग्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, ये उसकी साइज पे, उसकी शेप पर, और उसके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर ये डिपेंड करेगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको साइज ज्यादा पूछा जाएगा। तो जो जितना आप, अगर मैं बात करूं यहाँ पर दो फ्रेगमेंट की, ये ए है और ये क्या है, बी है। तो मैं बात करूं तो ए वाला होगा वो लार्ज फ्रेगमेंट होगा, उसकी साइज ज्यादा होगी, और ये वाला कौन सा होगा, स्मॉलर। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अलग अलग आपको साइज दे दे बेस पेयर की सेंस में, और आपसे पूछा जाए एनोड की तरफ कौन सा जाएगा, तो जिसकी साइज सबसे छोटी होगी वो एनोड की तरफ सबसे ज्यादा जाएगा, वो आपको देखना है। तो छोटा फ्रेगमेंट जल्दी भागेगा, फिर पतला आदमी जल्दी भागेगा, मोटा आदमी पीछे रह जाएगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। कैसे क्या करते हैं उसको देखो ध्यान से। हाँ, अगर मैं बात करूं टेक्निक किस तरीके से होगी, तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा। तो सैंपल लेने के लिए, जैसे मैं मान रही हूँ मेरा खुद का डीएनए ले रही हूँ, तो मैं क्या लूंगी, मेरी चीक सेल लूंगी, इसे मैं टेस्ट ट्यूब में डालूंगी, जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है, जो भी इसके अंदर ऐड करना है मैं ऐड करूंगी। फिर मैं देखूंगी कि मेरी जो सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर तो आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, और वहां पर क्या है, डीएनए भी है। लेकिन मुझे तो सिर्फ चाहिए डीएनए, मुझे सिर्फ डीएनए चाहिए सेल में से। तो बाकी सामान को हटाऊं कैसे, तो बाकी सामान को हटाने के लिए हम यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम यूज करेंगे, प्रोटीएज और आरएनएज। प्रोटीन को हटाने के लिए हम यूज करेंगे प्रोटीएज, और आरएनए को हटाने के लिए हम यूज करेंगे आरएनएज। जब ये हम डाल देंगे, तो बाद में जो मेरा टेस्ट ट्यूब के अंदर मटेरियल होगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, डीएनए, जो मुझे विजिबल नहीं होगा। उसको विजिबल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिल्ड एथेनॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे ही यहाँ पे चिल्ड अल्कोहल आप डालोगे, एथेनॉल डालोगे, तो आपका जो डीएनए है वो धागे की जैसे इस पूरे टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ तैरने लग जाएगा, जिसे आप लूपिंग मेथड से, ये भी इम्पोर्टेंट, कौन से मेथड से? लूप मेथड से क्या करोगे आप यहाँ से इसको हटा दोगे। लूपिंग मेथड मतलब इसको किसी भी चीज से लपेट के बाहर की तरफ आप इसको निकाल लोगे, ठीक है। लूपिंग मेथड से जो मेरा डीएनए आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा, डिजायर्ड डीएनए। इस डीएनए के मुझे क्या करना पड़ेगा? छोटे फ्रेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे, छोटे-छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। तो ये मैं टुकड़े कैसे करूँ? इस टुकड़ों को करने के लिए स्पेशल टाइप के एंजाइम आते हैं जो आपने पढ़ रखे होंगे, जिन्हें हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधित एंजाइम। ये एंजाइम जो है वो डीएनए को किसी स्पेसिफिक जगह से क्या करते हैं? कट करने का काम करते हैं। मैडम स्पेसिफिक जगह कैसे? मान लिया ये डीएनए है। इस डीएनए में सीक्वेंस है ए टी 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 ए जी टी सी ए जी जी सी सी, कुछ ऐसा। कहा मैंने इसको ट्रीट किया इको आर1 से। कौन से एंजाइम से? इको आर1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का टाइप है, अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे होते हैं ना अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, वैसे कुछ। तो ये जो इको आर1 है, तो इसकी रिकॉग्निशन साइट क्या है कि ये मान लिया ये इसको काटेगा एजीटीए से, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं समझाने के पर्पज से बात कर रही हूँ, इस रिकॉग्निशन साइट याद नहीं है, एजीटीसी से काटता है। तो हम देखेंगे इस पूरे डीएनए में जहां पर आपको एजीटीसी साथ में दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर, तो ये एंजाइम इसको इन एजीटीसी फ्रेगमेंट है उसको क्या कर देगा? यहाँ से कट कर देगा। तो ये जो एजीटीसी है वो क्या है? इसकी रिकॉग्निशन साइट, जिस जहां पर ये इसको पहचानेगा और ये इसको इस तरीके से यहाँ पे कट करके रख देगा। तो मेरे ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो मुझे मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट करेंगे। अब तक जो मैंने बताया सब इसके अंदर आप आसानी से देख सकते हैं क्या-क्या हो रहा है। सबसे पहले हम कास्टिंग ट्रे लेंगे जो कि यूवी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से मिलकर बनी होती है। फिर हम इसके अंदर जो एगारोस है उसको पोर करेंगे गरम करने के बाद। इस एगारोस को हम बॉयल करेंगे 50 टू 60 टेम्परेचर, और जब ये बॉयल हो जाएगा उसके बाद में हम इसे रखेंगे रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे रखने पर ये जेल जैसा हो जाएगा, ना तो सॉलिड ना ही लिक्विड, ठीक है। फिर जब ये सॉलिड हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे? इन जो कॉम है इनको मैं रिमूव करूंगी। रिमूव करने से मेरे कैथोड की साइड में ये वेल्स बन जाएंगे, गड्ढे बन जाएंगे। इन गड्ढों के अंदर मैं क्या करूंगी? माइक्रोपिपेट्स के थ्रू, इसके थ्रू, माइक्रोपिपेट्स बोलते हैं इनको, इंजेक्शन जैसा कुछ लग रहा है माइक्रोपिपेट्स, क्योंकि डीएनए का अमाउंट बहुत कम होता है, उसको माइक्रोज में होता है 10⁻⁻⁶ में, उसको ये लोड करने का काम करता है। तो माइक्रोपिपेट्स के थ्रू हम इसके अंदर ऐड करेंगे। लेकिन माइक्रोपिपेट के अंदर हम सैंपल लेंगे क्या? तो वहां पर मेरा डीएनए का फ्रेगमेंट होगा, मतलब डीएनए होगा, मेरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए की सीक्वेंस तो हमें पता नहीं, तो डीएनए के साथ हम अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे। जैसे मान लिया ए वाले में मैंने इको आर1 डाल दिया, दूसरे वाले में मैंने बैम एच डाल दिया, तीसरे वाले में मैंने हिंड 3 डाल दिया, फिर हिंड 2, क्योंकि सबकी रिकॉग्निशन साइट अलग अलग है। कुछ 4 बेस पेयर को करता है, कुछ 5 बेस पेयर को, अलग अलग तरीके से हम ये देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर होगा लोडिंग बफर, जैसे कि ग्लिसरॉल वगैरह, जिससे कि वो चीजें यहाँ पर क्या हो जाए? अच्छे से फिक्स हो जाए। और साथ ही साथ क्या होगा? ट्रैकिंग डाई। ट्रैकिंग डाई, ट्रैकिंग डाई क्यों? जैसे कि आपको जो जेल दिखाई दे रही है वो ट्रांसपेरेंट है, तो अब मान लिया यहाँ पे डीएनए था, वो डीएनए क्या किया? आगे मूव किया। 1 मिनट, ये डीएनए क्या कर रहा है? आगे इस तरीके से मूव कर रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डीएनए मूव कर रहा है, फ्रेगमेंट मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो इनके लिए हम ट्रैकिंग डाई का यूज करेंगे, ब्रोमाफिनॉल, जिसकी वजह से बैंड को एक स्पेसिफिक कलर मिल जाएगा, और उस कलर की वजह से हम उस जेल को नीचे से हम देखेंगे तो उसके अंदर हमें वो ब्लू ब्लू कलर के थोड़े से धागे से हैं, बैंड से हैं, वो आगे मूव करते हुए दिखाई देंगे जब हम उसके ऊपर क्या करेंगे? पावर सप्लाई अप्लाई करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये टेक्निक होगी जो कि हम अच्छे से देख पाएँ। आगे अगर मैं बात करूँ कि हमें यहाँ पर क्या-क्या apparatus चाहिए, तो देखो हमें क्या-क्या चाहिए, सीधी-सी बात है, हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर चाहिए, जिसे हम कह रहे हैं वो जेल टैंक बोल रहे हैं, पावर सप्लाई चाहिए मुझे, जेल कास्टिंग ट्रे चाहिए जो कि यूवी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से मिलकर बनी होगी, हमें कॉम्ब चाहिए जो कि, तो अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर की। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर है वो आपके जो काम में आएगा वो आएगा आपके ट्रिस ईडीटीए, ट्रिस ईडीटीए, और दूसरा है ट्रिस बोरेट ईडीटीए। ट्रिस एसीटेट ईडीटीए है वो लार्ज जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट के काम में आता है, जबकि जो ट्रिस बोरेट ईडीटीए है वो स्मॉल फ्रेगमेंट जिनकी साइज 1 केबी के समथिंग होती है उनको
काम में आता है। तो आपको ये सब डिपेंड है कि बफरिंग कैपेसिटी पे। टीएई की बफरिंग कैपेसिटी थोड़ी लो होती है, इसकी बफरिंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए बड़े फ्रैगमेंट्स के लिए हम टीएई का यूज़ करते हैं और छोटे सेगमेंट के लिए हम टीबीई का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर को डाला कहाँ जाता है, तो जहाँ हमने एगारोस जेल डाली है उसके जस्ट, ये एगारोस जेल है, इसके जस्ट ऊपर हम क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है लोडिंग बफर। तो जो सैंपल हम माइक्रोपिपेट्स के थ्रू यहाँ इन वेल्स के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो इस सैंपल के अंदर हम ये लोडिंग बफर डालेंगे, जिसमें जैसे आपको ये दिख रहा होगा, हम डीएनए डालेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे, हम ग्लिसरॉल डालेंगे, ताकि जो आपका सैंपल है वो इन वेल के अंदर अच्छे से गिर जाए। साथ ही साथ ट्रैकिंग करने के लिए डाई डालेंगे कि ये भाई जेल आपकी, तो जेल आप यूज कर रहे हो वो जेल कैसी आपकी ट्रांसपेरेंट है, जबकि सैंपल भी ट्रांसपेरेंट है, तो हमें विजुअलाइज कैसे होगा कि ये मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम इसके लिए इनका यूज करेंगे। आगे अगर हम बात करें और किन चीज़ों का यूज़ करेंगे, तो आगे हम देखते हैं, हम यूज़ करेंगे स्ट्रेनिंग। ये सब कुछ जब पूरा हो जाएगा उसके बाद में हम स्ट्रेन करेंगे उसको, उस ट्रे में से, ये जो ट्रे है यहाँ से हम जेल को स्पूनिंग मेथड से निकालेंगे, हम स्ट्रेन करेंगे, स्पैचुला होती है उससे हम निकाल लेंगे और उसको पर्टिकुलर स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करने के लिए हम डाई का यूज़ करेंगे। कौन सा स्ट्रेन यूज़ करेंगे हम, इथिडियम ब्रोमाइड। आपको इसका नाम याद रखना, इथिडियम ब्रोमाइड। और इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद में कलर हो जाएगा ब्राइट ऑरेंज कलर, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको इसको देखना है। और ये सब कुछ होने के बाद में हम इसको पूरा विजुअलाइज करने के लिए हम यूवी लाइट का यूज करेंगे, तो हमें ट्रांस इल्यूमिनेटर की जरूरत पड़ेगी, जो कि यूवी लाइट बॉक्स हम उसके अंदर यूज करेंगे, ताकि हम स्टेन डीएनए को जेल के अंदर अच्छे से विजुअलाइज। स्टेप की बात करूं तो स्टेप्स हमने पहले ही देख लिए हैं कि एगारोस को हम सबसे पहले बफर सॉल्यूशंस के साथ मिलकर बॉईल करेंगे। बॉईल करने पर ये लिक्विड हो जाता है, फिर हम इसे किस में डालेंगे, प्लास्टिक ट्रे में डालेंगे, रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, ये सॉलिड हो जाएगा। जैसे ये सॉलिड क्या, जेल हो जाएगा। जेल जैसा हो जाता है, कॉम हटा देंगे, वेल्स बन जाएंगे। वेल्स के अंदर हम अपना सैंपल लोड कर देंगे, जेल के ऊपर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर देंगे और 4 से 5 घंटे तक यहाँ पावर सप्लाई को रखेंगे। तो हमें जो फाइनली है हमारा जो डीएनए, अगर मैं बताऊं किस तरीके का है, तो आपको ये ऐसा, ठीक है, ये आपके वेल और यहाँ पर आपको डीएनए के ऐसे कुछ फ्रेगमेंट्स आपको यहाँ दिखाई दे। कौन सा फ्रेगमेंट कैसा होगा, तो आपको पता है कि जो छोटे फ्रेगमेंट होंगे यहाँ पर जो होंगे वो होंगे स्मॉल फ्रेगमेंट, और जो बड़े होंगे वो कहाँ होंगे, पीछे की साइड। स्मॉल फ्रेगमेंट कौन से कैथोड की साइड होगा, सॉरी कौन से इलेक्ट्रोड की साइड होगा, तो आपको पता है वो एनोड की साइड आपको होगा। डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये हमेशा मूव करेंगे। ट्रैकिंग करने के लिए हम ब्रोमाफिनॉल ब्लू का यूज करेंगे, या जाइलोन साइलोन है उसका हम यूज करेंगे। ये सबसे कॉमनली यूज ट्रैकिंग डाई है। ब्रोमाफिनॉल आपको ध्यान रखना है, इन सबको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, टीएई, टीबीई। साथ ही साथ लोडिंग बफर में हम साल्ट को भी यूज करेंगे, जो कि आयनिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ पीएच को कंट्रोल करेगा। और इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ट्रिस एचसीएल का, यूज करेंगे हम ट्रिस एचसीएल का। मेटल कलेक्टर के लिए हम ईडीटीए का यूज करेंगे, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस से डिग्रेड होने से बचाएगा। लोडिंग डाई, ट्रांस इल्यूमिनेटर हम ये पहले पढ़ चुके। तो इस तरीके से हमने देखा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या है, इसका कहाँ हम यूज करते हैं। आप सभी को ये टेक्निक अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप अपने सभी दोस्तों से इसे शेयर करें, और इसके जो भी आपको इससे हेल्प मिल सके आप उसे हेल्प लें, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।